आप सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। मैं राकेश सिहाग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं गति की। मोशन के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसके 2 पार्ट हो चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे वो पार्ट नंबर 3 की करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में हमने बात की थी। उसमें हमने दूरी और विस्थापन के बारे में हमने पूरी चर्चा की थी कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। दूरी के बारे में मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, कुछ बातें मैंने आपको विस्थापन के बारे में बताई थी। दूरी और विस्थापन में हमने संबंध पढ़ा था और कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वृत्तीय पथ पर दूरी का मान कितना होगा, वृत्तीय पथ पर विस्थापन का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक समकोण त्रिभुज होता है उसमें विस्थापन का मान कैसे ज्ञात करते हैं, दूरी का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ये बातें हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। तो आज की जो क्लास होगी बेसिकली उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे इस क्लास में। यानी हम जो बात कर रहे थे वो गति के महत्वपूर्ण पदों के बारे में बात कर रहे थे। गति के महत्वपूर्ण पद इसकी बात कर रहे थे हम। तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जो गति के जो महत्वपूर्ण पद हैं उसमें सबसे पहला हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था दूरी और विस्थापन के बारे में। आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे चाल व वेग के बारे में। चाल व वेग, चाल और वेग के बारे में आज की क्लास में हमें चर्चा करनी है। जिस प्रकार से हमने दूरी और विस्थापन को डिफाइन किया था उसी प्रकार से हम चाल और वेग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बात करनी है चाल की और इस साइड हम बात करेंगे वेग की। वेग क्या है और चाल क्या है इसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात कि चाल किसे कहा जाता है। चाल किसे कहा जाता है? चाल किसको कहते हैं? चाल कहते हैं प्रति सेकंड तय की गई दूरी, अथवा इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप, दूरी में परिवर्तन की दर। दूरी में परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल हम किसको कहते हैं? 1 सेकंड में या प्रति सेकंड दूरी में जितना परिवर्तन होगा या दूरी जितनी तय की जाएगी। जैसे मान लो मैंने 1 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय की, 1 सेकंड में मैंने 100 मीटर दूरी तय की, या 1 मिनट में मैंने 60 सेकंड में मैंने 100 मीटर दूरी तय की। तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। 1 सेकंड में जितनी दूरी तय की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। या फिर दूरी में जो परिवर्तन होता है उसकी जो दर होती है, दर का मतलब हमेशा समय होता है, ये बात याद रखना। यानी आपको क्या करना पड़ता है? बट्टे में समय लगाना पड़ता है जब भी आपको दर दे दिया जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी दूरी में परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। बात करते हैं विस्थापन की, इस वेग की। तो वेग क्या होता है? प्रति सेकंड तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? आपका वेग कहलाता है। यानी वेग में तो क्या काम आएगा? विस्थापन काम आएगा। और चाल में क्या काम आएगी? आपकी दूरी काम आएगी। याद रखना, प्रति सेकंड तय किया गया विस्थापन जो होगा वो तो आपकी कहलाएगा वेग, और प्रति सेकंड तय की गई जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम चाल। अथवा इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होती है, विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होती है उसको कहा जाता है वेग, और दूरी में जो परिवर्तन की दर होती है उसको कहा जाता है चाल। चाल में दूरी काम आएगा, वेग में विस्थापन काम आएगा। याद कैसे रखोगे? वह और इसमें भी वेग, वैसे वेग वैसे विस्थापन, वैसे वेग वैसे विस्थापन। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। ये इसकी परिभाषा है, ये इसकी डेफिनेशन है जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन आता है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो उत्तर आपका क्या होगा? वेग। दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो चाल। अब देखिए, दूसरा आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला आप यहां से लिख सकते हो। यहां पर क्या दे रखा है? दूरी, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी और दर का मतलब क्या होता है? दर का मतलब होता है बट्टे में समय।
बट्टा में क्या आएगा, आपका समय आएगा। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसका सूत्र क्या बनेगा, वेग का जो सूत्र बनेगा, इसमें क्या आया है, विस्थापन आया है। तो विस्थापन बटे बट्टा में दर, दर का मतलब बट्टा में समय। तो विस्थापन बटे समय वेग का सूत्र हो गया, वेग का फॉर्मूला हो गया। और चाल बराबर दूरी बटे समय किसका फॉर्मूला हो गया, चाल का। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। इसका मात्रक कैसे निकलेगा। देखो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। यानी दूरी का मात्रक हो गया मीटर और समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड आपका क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड आपका हो गया चाल का मात्रक। इसी प्रकार से इसका मात्रक निकालेंगे हम, वेग का मात्रक। तो वेग का मात्रक कैसे निकलेगा, विस्थापन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर बटे समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड या फिर मीटर बटे सेकंड, दोनों का आपका मात्रक समान है। दोनों का मात्रक क्या है, समान है। लेकिन इसमें तो दूरी बटे समय है और इसमें विस्थापन बटे समय है। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं हम 4 नंबर इसकी विमा की। इसकी विमा क्या है, देखिए विमा निकालनी मैंने आपको बताई थी कि विमा कैसे निकाली जाती है, बताया था मैंने आपको। तो विमा किस प्रकार से निकालेंगे, देखो मीटर की विमा क्या होती है, मीटर को लिखा जाता है एल के द्वारा, लेंथ के द्वारा एल बटे सेकंड का जो डिनोट करते हैं सेकंड को, वो किसके द्वारा करते हैं, टी के द्वारा। तो देखिए इसकी विमा क्या बनेगी, इसमें एम का मान तो नहीं है, मतलब द्रव्यमान तो इसमें है नहीं, किलोग्राम तो इसमें है नहीं, तो इसलिए एम का मान तो क्या होगा 0, एल का मान क्या हो जाएगा 1, और टी नीचे है ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -1। ये इसकी विमा हो गई चाल की। इसी प्रकार से हम किसकी विमा निकालेंगे, इसी प्रकार से हम वेग की विमा निकालेंगे। तो वेग की विमा भी सेम बनेगी, क्योंकि मीटर का जो होता है वो होता है एल, और समय का क्या होता है, सेकंड का क्या होता है, टी होता है। तो यहाँ पर एम का मान तो 0 है, एल का मान 1 है और टी का मान -1। ये इसकी विमा हो गई। क्लियर है। इसके बाद आपको जो 5 नंबर जो बात ध्यान रखनी है, जो आपकी चाल जो है ना, चाल वो एक प्रकार की अदिश राशि है। चाल एक प्रकार की अदिश राशि है और आपका जो वेग है वो एक प्रकार की सदिश राशि है। ये क्या है, आपकी सदिश राशि है। सदिश और अदिश के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था पीछे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सदिश और अदिश के बारे में वीडियो देख लीजिए। ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूं। जो आपका वेग है वो क्या है, सदिश राशि है। वेग क्या है, आपकी सदिश राशि। वेग आपकी सदिश राशि। क्लियर। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन दोनों के बारे में बातें जो आपको याद रखनी है। क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे, मैंने आपको बताया था दूरी एक अदिश राशि है, तो ये भी क्या होगी, चाल भी एक अदिश राशि हो गई, क्योंकि यहां पर चाल में काम क्या आता है, दूरी काम आता है। तो दूरी अदिश, तो आपकी जो चाल है वो भी अदिश, और आपका जो विस्थापन होता है वो सदिश होता है, इसलिए वेग भी क्या हो गया, सदिश हो गया। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं चाल और वेग के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना चाहो तो इसी में याद रख लो आप। मैंने एक बात आपको बताई थी, यहां पर ऊपर बता देता हूं। एक बात मैंने आपको बताई थी, ये आपको नोट में याद रखनी है। मैंने आपको बताया था कि सरल रेखा में, सरल रेखा होती है, सरल रेखा का मतलब होता है बिल्कुल सीधी रेखा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी रेखा यानी सरल रेखा। सरल रेखा के अंदर आपका दूरी और विस्थापन बराबर होता है। कल की क्लास में मैंने आपको यह बताया था, अगर आपको याद है तो। यानी सरल रेखा के अंदर क्या होता है, दूरी और विस्थापन का मान क्या होता है, बराबर होता है। दूरी और विस्थापन का मान क्या होता है, बराबर। कब, जब सरल रेखा हो। सीधी रेखा में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि सरल रेखा की अगर बात करते हैं तो दूरी के बराबर विस्थापन है, तो दूरी के अंदर क्या काम आता है, आपका चाल। तो चाल और वेग भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कब, जब बिल्कुल सीधी लाइन हो, बिल्कुल सीधी रेखा हो, बिल्कुल सीधा रास्ता हो। एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सरल रेखा में, बिल्कुल सीधी रेखा में, या बिल्कुल सीधे रास्ते पर चाल और वेग का मान समान होता है और दूरी और विस्थापन का मान भी समान होता है। दूरी और विस्थापन के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, और इसी के आधार पर हम चाल और वेग को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि चाल में दूरी काम आता है और वेग में क्या काम आता है, आपका विस्थापन काम आता है। तो ये बात भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है इन दोनों में रिलेशन के बारे में। ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट त्वरण के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, जो आपके
क्वेश्चन यहां से भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और साथियों घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये बोल देता हूं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। अगर आपको कोई दुख तकलीफ दर्द है तो मेरे साथी बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपका जो भी दुख होगा, जो भी तकलीफ होगी कंटेंट से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित, वो मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। पूरी मेहनत मैं आपके लिए करूंगा, अच्छा कंटेंट देने की मैं कोशिश आपको करूंगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से अपनी तैयारी को करना है ना। तो अगर आप आज टेंशन लेके बैठ गए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये जो गोल्डन टाइम है आपका 2024 का, ये निकाल दोगे, उसके बाद जो वैकेंसी है वो आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि नई नई सरकार बनने वाली है 2025 में। तो 2025 में कम वैकेंसी आएंगी। ये मान के चलो 2027-28 में फिर वैकेंसी आएंगी, जब दोबारा चुनाव होंगे, दोबारा इलेक्शन होंगे तब। तो अभी 2025 या 24 में आपके जून में या मई में आपके इलेक्शन होने हैं, तो उससे पहले कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, भर्तियों का पिटारा आपको मिलेगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आपको जरूर जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी हौसला नहीं हारना है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हौसला रख, हौसला रख, तेरा समय भी आएगा। हौसला रख, तेरा समय भी आएगा। घड़ी दूसरे की होगी, घड़ी दूसरे की होगी, लेकिन समय तेरा बताएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको इत्मीनान के साथ आपको पढ़ाई करते रहना है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट त्वरण के बारे में। मैंने आपको 4 बातें पढ़ा दी। एक मैंने आपको पढ़ा दिया दूरी और विस्थापन के बारे में, और दूसरी बात मैंने आपको पढ़ाई है चाल और वेग के बारे में। इसी प्रकार से हम बात करते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण क्या है और यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी बात हम करते हैं। चलिए, तो नोट्स आप बना रहे होंगे। नोट्स बनाने जरूरी हैं, क्योंकि आपके बनाए हुए जो नोट्स हैं वो सबसे ज्यादा कारगर साबित होंगे। वहीं से आपको अच्छा पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और वहीं से आपके क्वेश्चन भी फंसेंगे। ठीक है, और उसका बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन करना मस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है अपने डेली जीवन में, है ना। अब हम बात करते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, त्वरण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वही बात आ जाती है कि त्वरण किसको कहा जाता है। सबसे पहले वही बात आ जाती है कि त्वरण किसको कहते हैं, त्वरण है क्या। त्वरण किसको कहा जाता है, तो वेग में जो परिवर्तन की दर है, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आपकी त्वरण कहलाता है। वेग में जो परिवर्तन की दर है, वेग में जो परिवर्तन होता है, वेग में जो परिवर्तन होता है, या प्रति सेकंड वेग में जो परिवर्तन होता है, दर का मतलब प्रति सेकंड। मैंने आपको बताया था जब भी दर नाम आ जाए तो इसका मतलब बट्टा में आपको क्या लगाना है, समय लगाना है। प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन या फिर वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, आपका त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। क्लियर है, तो वेग में जो परिवर्तन की दर है वो आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। तो इसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, इसका सूत्र बना सकते हो, इसका जो फॉर्मूला है वो बना सकते हो। यानी त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर जो हो जाएगा वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। ये समय मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके आगे दर दे रखा है। जब भी आपको दर मिले तो आप बट्टा में क्या लगाओगे, समय लगाओगे, जब भी आपको फॉर्मूला लिखना हो तो त्वरण का फॉर्मूला क्या हो गया, वेग में परिवर्तन बटे समय। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप, त्वरण को लिख सकते हो आप ए के द्वारा। एक्सेलरेशन यानी ए के द्वारा किसको दर्शाया जाता है, त्वरण को दर्शाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो त्वरण ए बराबर वेग में परिवर्तन। अब वेग में परिवर्तन कब होगा, एक तो आपका प्रारंभिक वेग होगा, एक होगा आपका अंतिम वेग। मान लो कोई वस्तु है, ये यहां ए बिंदु पर है और ये आपका बी बिंदु है। तो यहां जब वस्तु होगी तो वो क्या होगी, ये उसका प्रारंभिक स्थान हो गया और ये उसका अंतिम बिंदु हो गया। तो जो प्रारंभ में जो वेग होगा उसको कहा जाता है प्रारंभिक वेग, और वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। मैं जैसे मान लो यहां पर खड़ा हूं तो ये मेरा प्रारंभिक वेग है, और प्रारंभिक वेग हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब मैंने इस प्रकार से चलना शुरू किया तो ये यहां आने के बाद मेरा क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया। तो वेग 2 होते हैं, एक तो होता है प्रारंभिक वेग और दूसरा होता है आपका प्रारंभिक वेग और दूसरा होता है आपका अंतिम वेग। क्लियर है। तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, एक तो हो गया आपका अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग।
प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का जो अंतर है वही वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का जो अंतर है ना, उस अंतर को ही हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। कितना परिवर्तन आया, इतना परिवर्तन आ गया। जैसे मान लो पहले उसका जो था वो 2 मीटर प्रति सेकंड वेग था और 5 सेकंड के बाद में उसका हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, 5 सेकंड के बाद में इतना बढ़ गया, तो परिवर्तन कितना आया, 8 मीटर का, 8 मीटर प्रति सेकंड का अंतर आया। मतलब दोनों का जो अंतर है ना वही हमारा क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो जब भी आपको परिवर्तन निकालना हो वेग का तो आप क्या करोगे, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दोगे और बट्टा में क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, ए का ए आ गया। अंतिम वेग को हमेशा लिखा जाता है v के द्वारा। अंतिम वेग को v के द्वारा दर्शाते हैं और प्रारंभिक वेग को दर्शाते हैं u के द्वारा, और समय क्या आ जाएगा आपका t। तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला तैयार हो गया किसका, त्वरण का। क्लियर है। तो ये आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उससे पहले मैं आपको और बता देता हूं इसका मात्रक। इसका मात्रक मैं आपको बताता हूं। देखो मात्रक कैसे निकालेंगे, यहां पर दे रखा है वेग, यहां पर क्या दे रखा है, वेग। तो वेग का मात्रक आपको लिखना पड़ेगा और समय का मात्रक लिखना पड़ेगा। अगर वेग और समय दोनों का मात्रक अगर आप लिख देते हो तो किसका मात्रक तैयार हो जाएगा, त्वरण का मात्रक तैयार हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का अभी अभी मैंने आपको बताया था। वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब इन दोनों का मात्रक देख लो, इस विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और बटा में समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, सेकंड। तो कहने का मतलब ये जो ऊपर वेग है ना, इस वेग का मात्रक तो क्या हो गया, मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ किसका लिखा है, वेग का लिखा है, और वेग के नीचे आपको एक समय और दे रखा है, तो इसके गुना में एक समय का मात्रक और आ जाएगा, सेकंड। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसका मात्रक क्या बना, मीटर का मीटर और बट्टा में क्या बना आपका सेकंड, और सेकंड को गुणा करोगे तो क्या बनेगा, सेकंड स्क्वायर। क्या बनेगा, सेकंड स्क्वायर। ये आपका मात्रक तैयार हो गया किसका, त्वरण का। इस प्रकार से आपको मात्रक याद रखना है। मात्रक इसका क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ये आपका मात्रक है किसका, त्वरण का। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसकी विमा की। इसकी विमा किसके द्वारा निकाली जाएगी, इसकी जो विमा है इसके मात्रक द्वारा निकाली जाएगी। तो इसका मात्रक देखो क्या है, इसका मात्रक ये रहा। तो इसकी विमा कैसे निकाल देंगे, इसकी विमा निकालेंगे, देखो ध्यान देना। मीटर का जो डिनोट करते हैं मीटर को, वो किसके द्वारा करते हैं, एल यानी लेंथ के द्वारा करते हैं, और सेकंड को किसके द्वारा करते हैं, टी के द्वारा। लेकिन टी कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगाना, तो इसके ऊपर भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पर एम का मान तो नहीं दे रखा है, एम मतलब द्रव्यमान यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम क्या कर देंगे, एम का मान तो हो गया 0, एम 0, एल का मान 1 बार है, 1 लगा दिया ऊपर, और टी नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t-2। ये आपकी विमा तैयार होगी किसकी, ये विमा तैयार होगी आपकी त्वरण की। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्वरण की विमा क्या होगी, त्वरण का मात्रक क्या होगा, त्वरण का सूत्र क्या होगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन सरल सरल भी आते हैं, यानी कई ऐसी, जैसे आप सीजीएल एग्जाम है, सीजीएल एसएससी सीजीएल, उसमें कई क्वेश्चन तो बहुत अलग प्रकार के होते हैं। जीके के, आपके जो जीके के होते हैं, जीएस के होते हैं, या आपके इस साइंस के होते हैं। लेकिन कई क्वेश्चन बिल्कुल हलवा होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, और वो हमें कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि हम जो हार्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनकी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जो सरल क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ देते हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और वही हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से ऊपर की ओर जाओगे ना, तब आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपके क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे, आपका स्कोर भी अच्छा होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इसी के बारे में आगे। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा इस त्वरण के बारे में। ले लिया स्क्रीनशॉट, बिल्कुल। अब देखिए त्वरण जो है वो किस प्रकार की राशि है, सदिश है या अदिश है, एक बार सोचना है आपको। ये जो त्वरण है ये आपका सदिश है या अदिश है, इसके बारे में आपको एक बार सोचना है। सोच लिया। अब मैं आपको बताऊंगा, ये जो त्वरण है ना, त्वरण ये एक प्रकार की सदिश राशि है, सदिश राशि, ये एक प्रकार की सदिश राशि है। अच्छा, सदिश और अदिश के बारे में मैंने आपको अच्छे से ट्रिक बताई भी थी, और वो ट्रिक अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप पीछे का वीडियो देख लीजिए सदिश और अदिश का। इसके बाद आप गलत नहीं करोगे सदिश और अदिश राशियों के बारे में, कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो।
सदिश राशि क्यों है? क्योंकि त्वरण के अंदर हमने पढ़ा था वेग बटे समय, वेग बटे समय। और अभी अभी इससे पहले वाला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था वो वेग और चाल का पढ़ाया था। उसमें वेग को मैंने क्या पढ़ाया था आपको? वेग को मैंने बताया था कि वेग आपकी सदिश राशि होती है। वेग सदिश क्यों होती है? क्योंकि वेग में आता है आपका विस्थापन, तो विस्थापन आपका एक सदिश है। विस्थापन सदिश है इसलिए वेग सदिश हो गया, और वेग सदिश है इसलिए क्या हो गया? आपका त्वरण भी क्या हो गया? सदिश हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको ये राशि के बारे में भी आपको याद रखना है। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको नोट लगा के ये बात लिखनी है। यदि वेग में समय के साथ वृद्धि होती है, समय के साथ क्या होती है? वृद्धि होती है, तो हम त्वरण शब्द काम में लेते हैं। त्वरण शब्द क्या करते हैं? काम में लेते हैं, त्वरण शब्द का प्रयोग करते हैं। जब वेग में समय के साथ वृद्धि होती है, जैसे पहले सेकंड में 2 किलोमीटर प्रति सेकंड था, फिर दूसरे सेकंड में ये 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, मतलब निरंतर वृद्धि हो रही है, वेग में निरंतर वृद्धि हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम त्वरण। लेकिन यदि वेग में समय के साथ कमी होती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? किस शब्द का प्रयोग करते हैं? देखो वेग में परिवर्तन तो कम से ज्यादा भी हो सकता है और ज्यादा से कम भी हो सकता है। परिवर्तन तो दोनों तरीके से हो सकता है। वेग में परिवर्तन कम से अधिक की ओर भी हो सकता है और अधिक से कम की ओर भी हो सकता है। तो हमें यह तो पता है कि जब कम से अधिक की ओर जाते हैं यानी वृद्धि होती है तो हम त्वरण शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अधिक से कम होता है तो हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो साथियों ध्यान रखना, यदि वेग में समय के साथ कमी हो रही है तो हम शब्द काम में लेते हैं ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण। इस त्वरण को लिखा जाता है ए के द्वारा। किसके द्वारा? ए के द्वारा। और ऋणात्मक त्वरण को लिखा जाता है -a के द्वारा। ऋणात्मक त्वरण को हम किसके द्वारा लिख देते हैं? -a के द्वारा। क्लियर है बात? तो ऋणात्मक त्वरण का डिनोट करते हैं, वो करते हैं हम -a के द्वारा, और त्वरण को डिनोट करते हैं a के द्वारा। इससे ऋणात्मक त्वरण का एक दूसरा नाम भी है, इसको मंदन के नाम से भी जानते हैं। मंदन। तो ये क्वेश्चन आपका, अगर आप राजस्थान के हैं तो आपको पता होगा, हमारी टीचर की एग्जाम होती है रीट एग्जाम। रीट एग्जाम 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है तो हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो उसमें प्रश्न था, इसमें ऑप्शन थे मंदन, मंदक, मंदन, त्वरण, वेग या विस्थापन। तो उसका उत्तर आपका हो जाएगा मंदन। तो ये नाम भी आपको दिया जा सकता है, ध्यान रखना। ऋणात्मक त्वरण का ही दूसरा नाम क्या है? मंदन है। क्या नाम है? मंदन। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आगे बात करते हैं एक क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं और उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चलिए स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ले लिया होगा। अब हमें जो बात करनी है साथियों वो एक क्वेश्चन की करनी है। चलिए क्वेश्चन है वो क्या है वो देखिए। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं और उसका आंसर आपको देना है कि यदि कोई वस्तु समान वेग से गतिशील है तो त्वरण होगा। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो है आपका धनात्मक, बी है आपका ऋणात्मक, और जो सी है आपका वो है 0, और डी है वो है आपका परिवर्ती। ये आपका एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2023 में भी 22 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2000 आपका जो अभी 18 में हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि कोई वस्तु समान वेग से, ये जो नाम दे रखा है ना, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस नाम के आधार पर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे।
समान वेग यानी समान वेग है, यानी पहले 2 था, बाद में भी 2 है, बाद में भी 2 है, बाद में भी 2 है, यानी समान रूप से गतिशील है वस्तु, समान वेग से गतिशील है, यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और जहां पर वेग में परिवर्तन नहीं होगा वहां पर आपका त्वरण का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको परिभाषा क्या बताई थी त्वरण की, कि अगर वेग में परिवर्तन होगा तभी हम उसको क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। अगर वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम त्वरण नहीं कह सकते। तो यहां पर तो समान वेग से क्या है, गतिशील है, इसका मतलब त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने इसका आंसर धनात्मक किया था, जो गलत था। आपको याद रखना समान वेग से गतिशील है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण का मान 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताता हूं, नोट में ही आपको यह बात याद रखनी है। नोट में आपको क्या याद रखना है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि जब समान रूप से समान वेग से कोई वस्तु गतिशील है, समान वेग से वस्तु गतिशील है, तो त्वरण का मान 0 होता है। यह बात हमने अभी पढ़ी है। लेकिन एक जगह समान वेग से गतिशील होने के बावजूद भी त्वरण का मान 0 नहीं होता। तो वो कौन सी कंडीशन ऐसी है जहां पर समान वेग से गतिशील होने के बाद भी त्वरण का मान 0 नहीं होता? वो कंडीशन आपको याद रखनी है, और वो कंडीशन है वृत्तीय पथ की। वृत्तीय पथ पर समान रूप से समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण का मान 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है। यह बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा में जा रही है या इस प्रकार से मुड़ मुड़ा के जा रही है तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा समान वेग से जाने पर। लेकिन अगर वो वस्तु समान वेग से वर्ताकार रूप से क्या है, गतिशील है, वृत्तीय पथ पर गतिशील है, तो त्वरण का मान 0 नहीं होगा। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैंने आपको बताया कि समान वेग से गतिशील होने पर त्वरण का मान 0 होगा, लेकिन वृत्तीय पथ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका कारण भी आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि वृत्तीय पथ पर वेग की दिशा निरंतर बदलती रहती है। यानी जो वृत्तीय पथ होता है उसमें आपका जो वेग है उसकी दिशा बदलती रहती है। वृत्तीय पथ पर जो वेग होता है उसकी दिशा बदलती रहती है, और दिशा बदलने के कारण त्वरण का मान 0 नहीं होगा। क्लियर है बात? अगर सीधी रेखा में जाओगे तो उसमें दिशा चेंज नहीं हो रही है, इसलिए त्वरण का मान 0 होता है। लेकिन वृत्तीय पथ पर निरंतर रूप से आपकी जो दिशा होती है वेग की, वो क्या होती है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, इसलिए त्वरण का मान क्या नहीं होता, वहां पर 0 नहीं होता। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। इसी में से एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन आता है कि वृत्तीय पथ पर वेग की दिशा किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, या उसकी वेग की दिशा होती क्या है? तो याद रखना एक बात और, वृत्तीय पथ या वृत्तीय गति में वेग की दिशा, यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि वृत्तीय गति में वेग की दिशा कैसी होती है, या कहां होती है, किस साइड होती है, या किस तरफ होती है? याद रखना, वेग की जो दिशा होती है वृत्तीय पथ पर, वो जो आपका वेग है, वेग की जो स्पर्श रेखा है, वेग की जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखीय दिशा में आपकी क्या हो जाएगी, वेग की दिशा हो जाएगी। इसको समझना कैसे, जैसे मान लो ये आपका, यहां बता देता हूं मैं आपको, यहां दिखेगा आपको अच्छे से। ये मान लो कोई आपका वृत्तीय पथ है, और वस्तु कोई मान लो यहां पर है, ये कोई बिंदु ए है, और आपको पूछ लिया कि बिंदु ए के ऊपर इस वस्तु की जो वेग की दिशा है वो किस साइड है। तो इस बिंदु के ऊपर आपको क्या करनी है, एक आपको स्पर्श रेखा खींचनी है इस प्रकार से। यहां पर आपको क्या करनी है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है इस प्रकार से। यह अपनी स्पर्श रेखा खींचती, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आपका बिंदु है, जिस बिंदु पर आपको
दिशा निकालनी हो, उसी पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो जहां आप स्पर्श रेखा खींचोगे ना, वही आपकी क्या हो जाएगी, इस प्रकार से दिशा हो जाएगी। जैसे आपको यहां पर पूछ लिया, इस जगह यहां पर कोई मान लो बिंदु बी है, तो बिंदु बी के ऊपर दिशा क्या होगी, तो बिंदु बी के ऊपर आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखीय जो दिशा है, स्पर्श रेखीय जो दिशा है, वहीं पर आपकी क्या हो जाएगी, वेग की दिशा हो जाएगी। कब, वर्तीय पथ पर। वर्तीय पथ पर वेग की जो दिशा होती है वो स्पर्श रेखीय दिशा होती है। क्या होती है, स्पर्श रेखीय दिशा। याद रखना, जैसे मान लो एक यहां पर पूछ लिया आपको कि सी बिंदु पर वेग की दिशा क्या होगी, तो यहां पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है इस प्रकार से, तो यह आपकी क्या हो जाएगी, वेग की दिशा हो जाएगी। अगर इस प्रकार से घूम रहा है तो, अगर इस प्रकार से घूम रहा है तो इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो ये आ गया और इसमें इस प्रकार से घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट, यहां पर मान लो कोई बिंदु ए है, तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि बिंदु ए पर स्पर्श रेखा की दिशा क्या होगी, तो इस प्रकार से कर दो, क्योंकि इस साइड क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, इसका मतलब इस साइड क्या होगी, इसकी दिशा, इस स्पर्श रेखा में क्या होगी, इसकी दिशा होगी। तो निरंतर देखो हर जगह पर इसकी बदलती रहती है दिशा, इसीलिए त्वरण का मान समान वेग से गतिशील होने के बावजूद भी क्या नहीं होता, शून्य नहीं होता। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम आगे थोड़ी सी बात और करते हैं, थोड़ी सी बात और करते हैं। चलिए ठीक है, अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है किसकी, बल की। अब हम बात करेंगे बल के बारे में, बल क्या है। बल क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए ध्यान से, बल, गति का जो नेक्स्ट आपका जो पद है वो है बल, फोर्स। फोर्स की बात करते हैं, बल की बात करते हैं। बल क्या है, बल किसे कहा जाता है, बल है क्या, बल है क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा कोई गुण, ऐसा गुण जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, परिवर्तन कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बल। बल हम किसको कहेंगे कि ऐसा गुण जिसके द्वारा वस्तु की गति क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो बल है वो किसी वस्तु में त्वरण भी उत्पन्न कर सकता है और मंदन भी उत्पन्न कर सकता है। यानी अगर वस्तु रुकी हुई है तो उसको, उसके बल लगाने पर वो क्या करेगी, चल पड़ेगी। इसका मतलब उसमें क्या हो गया, त्वरण उत्पन्न हो गया। अगर कोई वस्तु चल रही है और उसको हमने आगे से धक्का दे दिया, उसको रोक लिया, तो वो क्या हो जाएगी, उसका वेग कम हो जाएगा, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, मंदन हो जाएगा। तो ये जो फोर्स है, ये जो बल है, ये वस्तु में त्वरण भी उत्पन्न कर सकता है और मंदन भी उत्पन्न कर सकता है। मंदन भी क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा कोई गुण जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर दे या वस्तु में मंदन उत्पन्न कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बल, उसे हम क्या कह देंगे, बल कह देंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं बल की, इससे आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं बल। अगर बल की बात करें तो बल का जो सूत्र हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं बल। क्लियर है बात? तो बल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसको इस प्रकार से लिख सकते हो आप, बल को आप लिख दोगे F के द्वारा और द्रव्यमान को लिख दोगे आप किसके द्वारा, द्रव्यमान को लिख दोगे आप M के द्वारा, मास के द्वारा, M मास, गुणा त्वरण को आप लिख दोगे A, यानी ये बन गया आपका F बराबर ma। ये भी आपका इसका फॉर्मूला हो सकता है। क्लियर है बात? ये आपका बल का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की, इसका मात्रक। तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, तो मात्रक आपको निकालना है इन दोनों से, क्योंकि एक तो इसमें दे रखा है त्वरण और एक तो दे रखा है द्रव्यमान और एक दे रखा है आपका त्वरण। तो द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, केजी, गुणा, और त्वरण का मात्रक मैंने अभी अभी आपको बताया था पिछले टॉपिक में बताया था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था त्वरण का, अभी अभी बताया था मैंने आपको। और ये आपका क्या हो गया, केजी किसका हो गया, केजी हो गया आपका द्रव्यमान का। ये आपका हो गया मात्रक किस पद्धति में, ये हो गया आपका एमकेएस पद्धति में, सॉरी एसआई पद्धति में। ये कौन सी पद्धति में है, ये है आपका एसआई पद्धति में। और इसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। न्यूटन क्या कहा जाता है, न्यूटन।
तो कहने का मतलब इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी रूप का दूसरा नाम न्यूटन है, इसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है न्यूटन बराबर होता है, न्यूटन बराबर होता है, तो उसमें आपको दे देगा केजी गुणा मीटर सेकंड उसके सेकंड, दूसरा दे देगा केजी गुणा मीटर सेकंड -1, फिर दे देगा केजी गुणा मीटर सेकंड स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखना है। केजी गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। ये आपका इसका एसआई मात्रक है। एक मात्रक और होता है आपका सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक। सीजीएस पद्धति में इसी को एसआई या फिर एमकेएस पद्धति में तो क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। और इसी रूप को सीजीएस पद्धति में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाइन। क्या कहते हैं, डाइन। वो डाइन नहीं, चुड़ैल वाली डाइन नहीं, ये डाइन मात्रक है किसका, बल का, ये बल का मात्रक है। तो सीजीएस पद्धति में इस केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को डाइन कहा जाता है, और एसआई या फिर एमकेएस पद्धति में इसको क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। और एक बात आपको याद और रखनी है, मैंने आपको बताया भी था, एक न्यूटन का मान कितने डाइन के बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये मैंने आपको पीछे कराया भी था। या फिर आपको ये पूछ ले एक डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है, तो 1/10⁵ न्यूटन, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हो आप, 10⁻⁻5 डाइन, ये भी लिख सकते हो आप। तो ये आंकड़ा भी थोड़ा सा आपको डाटा भी याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये इसका मात्रक हो गया। एसआई पद्धति में इसको कहा जाता है न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में इसी को क्या कहा जाता है, डाइन कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी विमा की। तो इसकी जो विमा निकलेगी वो यहां से निकलेगी, इसकी जो विमा निकलेगी वो यहीं से निकल जाएगी। और विमा कैसे निकालेंगे, देखो केजी की विमा, केजी द्रव्यमान को लिखा जाता है एम के द्वारा, गुणा मीटर को लिखा जाता है एल के द्वारा, बटे सेकंड को लिखा जाता है टी के द्वारा, और सेकंड कितनी बार है, 2 बार है। तो अब इसको किस प्रकार से लिख देंगे, एम का मान तो 1 हो गया, एल का मान भी 1 हो गया, और टी का जो मान है वो 2 है, लेकिन ऊपर की साइड भेजेंगे तो इसको क्या कर देंगे, माइनस का कर देंगे। तो ये बनेगा m1l1t-2। तो ये आपकी हो गई विमा। क्लियर है बात। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, बिल्कुल। तो ये हमने पढ़ा चाल, वेग के बारे में, त्वरण के बारे में, बल के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, अगली क्लास, उसमें हम पढ़ेंगे बल के प्रकार। बल कितने प्रकार का होता है, बल 4 प्रकार का होता है। एक होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है आपका दुर्बल अंतराण्विक बल, एक होता है आपका विद्युत चुंबकीय बल, एक होता है आपका प्रबल नाभिकीय बल, है ना, एक घर्षण बल भी होता है। और घर्षण बल के प्रकार भी हम पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्य यानी वर्क के बारे में, शक्ति के बारे में, ऊर्जा के बारे में। उसके बाद हम गति के जो अलग प्रकार हैं, जैसे वृत्तीय गति हो गई, घूर्णन गति हो गई, रेखीय गति हो गई, आवर्ती गति हो गई, गति के समीकरण हो गए, गति के नियम हो गए, ये सारी आगे की क्लासों में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि साथियों थोड़ा सा सपोर्ट मेरा करोगे तो मेरा भी थोड़ा मन करेगा काम करने में। हाँ, काम तो मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन थोड़ा सा एक मोटिवेशन भी जरूरी है। और मोटिवेशन आपको पता ही आजकल किससे मिलता है, ज़्यादा बच्चे अगर मेरे से जुड़ेंगे तो मैं ज़्यादा बच्चों का सहयोग कर पाऊंगा, यही मेरा मोटिवेशन है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए, और फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।